नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए टोपी शुक्ला कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह कहानी संचयन भाग 2 में है। इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वह प्रश्न कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होगा। ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं। और इस कहानी को सबसे पहले जो लिखा गया इसके बारे में हम बात करेंगे, लेखक के बारे में, यानी कि राही मासूम रजा जी के बारे में बात करते हैं। तो आइए, कहानी का नाम है टोपी शुक्ला, लेखक है राही मासूम रजा और रजा जी के बारे में उनका परिचय। सबसे पहले लेखक परिचय। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगौली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में अर्जित की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के पश्चात उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने फिल्मों में पटकथा, संवाद तथा गीत लिखे। उन्होंने पटकथा और संवाद लेखन में ख्याति दिलाने का उन्हें जो सबसे बड़ा ख्याति मिला है वो धारावाहिक महाभारत से। महाभारत का उन्होंने पटकथा लिखी थी और राही की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, नया साल, मौजे गुल, मौजे सवा, रक्से मैं, अजनबी शहर अजनबी रास्ते। और इनकी मृत्यु जो है, राही मासूम रजा जी की मृत्यु जो है 15 मार्च 1992 1992 15 मार्च 1992 को इनकी मृत्यु हुई थी। और जो सबसे पहले इसके बारे में पाठ प्रवेश के करने के बारे कह दूं कि आपको टोपी शुक्ला जो कहानी है, जो कहानी बाल मनोविज्ञान को लेकर कहानी यहाँ पे रखी गई है, तो उसवा टोपी शुक्ला उपन्यास का एक अंश है और उस अंश को लिया गया है जिसमें टोपी शुक्ला के बाल्यकाल को, बाल मनोविज्ञान जिससे उभर कर सामने आया है, उसे इसमें दिखाया। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक बचपन की बात करता है। बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। यह नामों का जो चक्कर होता है वह बहुत ही अजीब होता है, परंतु खुद ही देख लीजिए, लेखक कहता है कि खुद ही देख लीजिए कि केवल नाम बदल जाने से कैसी कैसी गड़बड़ हो जाती है। यदि नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और अगर मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर कहते हैं। पैगंबर का अर्थ है पैगाम देने वाला। कहने का अर्थ है कि एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर का पैगाम देने वाला कहा जाता है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। मोहम्मद भी यानी मोहम्मद साहब भी गाय तो खैर क्या, पशु चराया करते थे, दूध देने वाले पशु चराया करते, तो कृष्ण जी भी गाय चराया करते थे। दोनों को पशुपति, गोवर्धन और ब्रज में रहने वाले कुमार कहते थे। पाठ का सार बिंदुवार तरीके से मैं आपको बताऊं कि इरफान और टोपी शुक्ला बचपन के दोस्त हैं। इरफान के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। इरफान की दादी पक्की नवाजी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, पर जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो माता की प्रार्थना एक टांग पर खड़े होकर की, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो करो। अब ये ध्यान दीजिए कि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इरफान की दादी जो है माता रानी के लिए चेचक निकलने पर माता रानी की प्रार्थना करती है। बेटे की शादी पर इरफान की दादी गाने बजाने का शौक पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि उनके पति मौलवी थे और मौलवी के घर गाना बजाना नहीं हो सकता था। परंतु इरफान की छठी पर जी भर कर जश्न मना लिया था। ये उनकी जो ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश अपने बेटे के विवाह में तो नहीं कर पाई थी पूरी, लेकिन अपने पोते के जन्म पर उन्होंने जरूर की थी। इरफान की दादी एक जमींदार की बेटी थी। ससुराल में तो दूध दही घी के लिए तरस जाती थी, पर जब मायके जाती तो जी भर कर खा आती थी। जब इरफान की मुलाकात टोपी से हुई तब वह चौथे में पढ़ता था। इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था
वह उसे रात को कहानियाँ सुनाया करती थी, 12 बुर्ज की कहानी, हातिम ताई की कहानी आदि आदि। टोपी जब उनके घर जाता तब उनको दादी के पास ही बैठना अच्छा लगता था। एक दिन खाने की मेज पर टोपी के मुंह से अम्मी शब्द निकल गया तो घर में कोहराम मच गया। जब टोपी के पिता भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी में कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वे गुस्से को पी गए और तीसरे दिन ही कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। इरफान के पिता कलेक्टर जो थे इसलिए उन्होंने काम निकालना मुनासिब समझा, ना कि टोपी को कुछ कहना। अब देखिए आगे क्या है। कह रहा इरफान की दादी मर गई तो टोपी को बहुत दुख हुआ। 10 अक्टूबर 1945 का दिन मनहूस दिन था क्योंकि उसी दिन इरफान के पिता का तबादला हो गया था। इस दिन टोपी ने कसम खाई कि वह अब किसी को ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती हो। ठाकुर हरिनाम सिंह जो इरफान के पिता की जगह पर पोस्टेड थे वो उसी मकान में रहने के लिए आए। उनके 3 लड़के थे पर टोपी की किसी से दोस्ती नहीं हो सकी। जाड़े के दिनों में मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था, भैरव के लिए भी नया कोट बना, टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। टोपी ने उस कोट को नहीं पहना और उसने उसी समय नौकरानी के बेटे को दे दिया। इस घटना से घर में कलह हो गई, बिल्कुल लड़ाई झगड़े हो गए। टोपी को खूब मारा पीटा गया और टोपी को 10वें दर्जे में पहुंचने में बहुत पापड़ बेलने पड़े और वह 2 बार तो फेल हुआ। तीसरे साल 3rd डिवीजन में पास हुआ। क्लास में टोपी का मजाक उड़ाया जाता था। टोपी पढ़ाई में जुट गया और तीसरे बरस किसी तरह से वह 3रे दर्जे में पास हुआ। अब ये देखिए कि टोपी 3रे दर्जे में पास हुआ लेकिन टोपी 2 साल फेल हुआ। पहले साल में तो उसे किसी कारण से वह उसके चूंकि अपने दोस्त से अलग हो गया, इरफान से अलग हो गया तो उसे पढ़ाई में किसी मन नहीं लगता था। और दूसरी बात, जब भी वह पढ़ने के लिए अपने पढ़ाई करने के लिए बैठता था तो कभी उसके भाई मुन्नी बाबू को कुछ काम निकल आता था और कभी उसकी माँ को काम निकल आता था। और माँ जो है वह जो काम नौकर से नहीं करवा सकती थी वो अपने बेटे टोपी से करवाती थी। और रही खसी कसर जो है उसका जो छोटा भाई था वह उसके कॉपी किताब को फाड़ फाड़ कर हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ाने में उसका काम तमाम कर दिया देता था। तो ये बात थी जिसके कारण पहला साल तो वह फेल हो गया, दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया और तीसरे साल में उसके पिता जो है चुनाव में खड़े हो गए। और चुनाव में खड़े होने वाला जो घर होता है उसमें हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है और वहाँ पर वैसे समय में वैसी जगह पर कैसे पढ़ाई की जा सकती है। वो तो भगवान का शुक्र था कि उसका भाई उसके पिता का उनकी जमानत जब्त हो गई और फिर थोड़ी सी शांति हुई तो उसने जी जान लगा कर पढ़ाई की और उसने ये कसम खा ली कि अब इस साल तो टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप वह पास होकर ही रहेगा। तो देखिए ये कहानी का सार है और इसके बाद जो है कुछ प्रश्न लेकर आया हूं और कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, राम दुलारी की मार का टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? राम दुलारी के व्यवहार में किस सामाजिक मूल्य की अवहेलना का संकेत मिलता है? तो उत्तर है, टोपी शुक्ला ने अपनी मां राम दुलारी को जब अम्मी कहा तो घर वालों के होश उड़ गए। उसकी मां को इस संबोधन पर बहुत क्रोध आया तथा उसने टोपी शुक्ला की बहुत पिटाई की। टोपी ने इतनी मार खाकर भी इरफान के घर न जाने की हामी नहीं भरी। वह सारा दिन उदास रहा। इतना सब कुछ हो जाने पर भी उसने इरफान से मिलना नहीं छोड़ा। राम दुलारी के व्यवहार को उचित नहीं कहा जा सकता। उसे टोपी शुक्ला को प्यार से समझाना चाहिए था। उसे बच्चे को अपने धर्म और भाषा का महत्व समझाना चाहिए था। वस्तुतः माता पिता के अनुचित व्यवहार से बच्चों में अब उनके लिए उपेक्षा और अनादर की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है जो पारंपरिक संबंधों को विकृत कर देती है। अगला प्रश्न है कि नए कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के लड़कों द्वारा टोपी के साथ किए गए व्यवहार को आप किस रूप में लेते हैं?
तो उत्तर है 10 अक्टूबर 1945 को जब इरफान के पिता ट्रांसफर पर चले गए तो टोपी अकेला रह गया। उनके स्थान पर नए कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह आए। डब्बू छोटा, बीलू बड़ा तथा गुड्डू था तो बराबर का, पर केवल अंग्रेजी बोलता था। तीनों इस ऐठ में रहते थे कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। एक दिन टोपी उनके बंगले पर गया। कलेक्टर के बेटे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद टोपी के मुंह पर आई। पूछताछ में उन्हें पता चला कि टोपी बलभद्र नारायण का बेटा है। डॉक्टर का बेटा उन्हें भोंदू लगा। बस यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। कलेक्टर के बेटे टोपी को अपने अल्सेशियन कुत्ते से कटवा दिया। पेट में 7 सुइयां लगानी पड़ी। इसके बाद टोपी कभी उधर नहीं गया। हम कलेक्टर के बेटों के व्यवहार को सर्वथा अनुचित मानते हैं। उन्हें टोपी के साथ शालीनता के साथ पेश आना चाहिए, शालीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, कोई भी किसी कुछ भी हो, लेकिन आप दुर्व्यवहार तो नहीं कर सकते ना। अगला प्रश्न है, टोपी नवीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। एक ही कक्षा में जो 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? उनकी भावनात्मक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आपके विचार से क्या परिवर्तन होने चाहिए? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए कैसे कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है। इसका उत्तर भी ठीक उसी तरह से आपको देना है। जब कोई बच्चा अपनी कक्षा की परीक्षा में फेल हो जाता है, उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, वह भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ने लगता है, उसमें हीन भावना आने लगती है, तो वह स्वयं को दूसरों से कमतर समझने लगता है। इससे बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार तो वह तनाव की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि पास होने का आधार केवल वार्षिक लिखित परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए। बच्चे के साल भर के कार्यों एवं गतिविधियों का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि कहीं कोई कमी हो तो उसका सुधार किया जाना चाहिए। बच्चे का भविष्य परीक्षा में दांव पर नहीं लगाना चाहिए। बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए अब इसी ओर NEP जो 2020 है, ये उसी ओर कदम आगे हम बढ़ा रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में। अगला प्रश्न है कि टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर पुष्टि कीजिए कि टोपी और इरफान के संबंध धर्म से नहीं मानवीय संबंधों से निर्धारित थे। बिल्कुल सही। देखिए प्रश्न का उत्तर अब देखिए, इरफान और टोपी शुक्ला 2 भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। इरफान मुसलमान है तो टोपी हिंदू है। धार्मिक होते हुए भी दोनों में प्रगाढ़ मित्रता है। टोपी इरफान को बहुत चाहता है। इसके पिता के ट्रांसफर पर वह दुखी होता है। वह इरफान की दादी को प्यार करता है तथा दादी भी उसे प्यार करती है। दोनों के संबंध मानवीय धरातल पर है। इनके बीच में धर्म की दीवार नहीं है। यही हमारी सामाजिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मानवीय प्रेम सर्वोपरि है। धर्म को इसमें अड़चन नहीं बनना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए। मानवीय संबंध ही सभी धर्मों से ऊपर है। अगला प्रश्न है कि इरफान और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक है? जीवन मूल्यों की दृष्टि से लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। देखिए क्या है उत्तर। कह रहे हैं कि टोपी और इरफान बहुत गहरे मित्र थे। टोपी एक हिंदू परिवार से था, जबकि इरफान एक मुस्लिम परिवार से। इसके बावजूद उनकी दोस्ती धर्म और जाति की दीवार से परे थी, बिल्कुल अलग हटकर थी। वे एक अटूट बंधन की डोर से बंधे थे। दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। टोपी इरफान के घर भी जाता था तथा उसकी दादी उसे बहुत लगाव था। एक बार घर में माँ को अम्मी बोलने व भाई के शिकायत लगाने पर कि टोपी कबाब खाने लगा है, टोपी की जमकर पिटाई होती है। परंतु टोपी यह स्वीकार नहीं करता कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। यानी टोपी जो है इरफान से दोस्ती नहीं तोड़ेगा। बिल्कुल दोस्ती बनाए रखा उसने, मार पिटाई खाकर भी। परंतु टोपी यह स्वीकार नहीं करता है कि वह इरफान के घर जाना व उससे मिलना छोड़ देगा। यहाँ लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों में आपसी प्रेम का आधार मजहब नहीं होता। इरफान और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए प्रेरक है।
वर्तमान समय में टोपी और इफ़न जैसी मित्रता सांप्रदायिक भावना, तनाव, झगड़ों को समाप्त करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समाज व देश में निर्मित मजहब की दीवारों को तोड़ सकती है तथा आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दे सकती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। टोपी और इफ़न अलग अलग धर्म और जाति से संबंध रखते थे, पर दोनों एक अटूट रिश्ते में बंधे थे। अब देखिए ये भी लगभग उसी तरह के हैं। इसे मैं थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया है, उत्तर लगभग उसी तरह होगा। इसे मैं नहीं सुनाऊंगा, आप देख लीजिएगा, आपके लिए अगर उपयोगी होगा, क्योंकि आपके लिए तो उपयोगी है ही, इसलिए मैंने ये रखा है। अगला प्रश्न है, ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों को एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। लेखक द्वारा ऐसा कहा जाना ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों बेटों और टोपी के विषय में किस विचारधारा को स्पष्ट करता है? पाठ के आधार पर, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए। ठाकुर हरिनाम सिंह के लड़के डब्बू, बिल्लू और गुड्डू तीनों ही टोपी के दोस्त न बन पाए। उन्हें अहंकार था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। वे अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। यही घमंड, पिता मेरा कलेक्टर है, बाप मेरा कलेक्टर है, तो वह किसी को मुंह नहीं लगाते थे वे तीनों। टोपी तो सीधा साधा भोला भाला बालक था। उसे अहंकार नहीं था कि उसका बाप जो है डॉक्टर है। उसे जहाँ से भी अपनापन मिलता था वह उसी से दोस्ती कर लेता था। लेखक यह बताना चाहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती, न ही धन दौलत, न ही ऊंचा पद। वह सब भेदभाव भुलाकर जब कोई भी मिलता है तो सच्चे मित्र बन जाते हैं। ये इस प्रश्न का है। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला कहानी सामाजिक संदर्भ में टोपी शुक्ला कहानी सामाजिक समरसता और समभाव का संदेश देती है। जीवन मूल्यों के संदर्भ में इस कदम का उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कवि। कह रहा है टोपी, लेखक कहता है कि टोपी हिंदू ब्राह्मण परिवार का 8 साल का बालक था और इफ़न एक मुस्लिम परिवार में पला बालक। इसके बावजूद दोनों की मित्रता धार्मिक दीवार और पारिवारिक संस्कारों में अंतर होने पर भी अटूट रिश्ते से बंधी हुई थी। दोनों का में आपसी में लगाव जो था बहुत घनिष्ठ था। अपनत्व और प्यार की भावना से आपस में ऐसे जुड़े कि जाति, धर्म, संप्रदाय के दायरों से वे सभी बाहर निकले हुए थे। उनका रिश्ता समाज के लिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश बना। इफ़न और टोपी जैसी दोस्ती समाज के लिए वरदान बनकर समरसता और सद्भाव का संचार करती है। बिल्कुल, दोस्ती जो है ये दोस्ती धर्म नहीं देखती, किसी जाति पाति, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं होता। दोस्त सिर्फ और दोस्त होता है। यहाँ पर टोपी और इफ़न के साथ ये की दोस्ती जो है यही है, और यह सबसे बड़ा संदेश है। आज हम देखते हैं कि समाज में किस प्रकार विद्वेष की भावना फैली हुई है, धार्मिक विद्वेष की भावना, जाति पाति के रूप में विद्वेष की भावना। तो ये जो कहानी है इस पाठ में जो देने का, इसका कक्षा में 10वीं में, उसका यही अर्थ है कि ये संदेश परक कहानी है जो सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती है। इसी से राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बल मिलता है। प्रेम की अपनी ही भाषा होती है। धर्म, जाति, संस्कारों, परंपराओं की अपेक्षा अपनेपन का भाव समाज को जोड़ पाने की शक्ति रखता है। इसके बाद हार्दिक धन्यवाद की बारी आती है। हार्दिक धन्यवाद से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, और वह करना चाहूँगा कि देखिए इस कहानी से आपके लिए जो प्रश्न है, मैंने लगभग जितने भी कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को मैंने रखा है, और उत्तर को भी हमने इसलिए रखा है कि प्रश्न इसमें थोड़े बहुत हेर फेर हो सकते हैं। कोई टीचर दे सकता है, किसी और स्कूल में दे सकता है, लेकिन उत्तर लगभग इसी तरह के होंगे। शब्दों के हेर फेर किए जा सकते हैं, प्रश्न को ट्विस्ट किया जा सकता है, लेकिन उत्तर भी थोड़े से ट्विस्ट के साथ लबो लुआब यही उत्तर होंगे जो आपको हमने यहां पर दिया है। एक बात। दूसरी बात, जो प्रश्न उठता है कि किन किन चीजों को हमें समाहित करने चाहिए उत्तर में, और कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होंगे, ये तो निश्चित है,
और कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर भी कॉम्पिटेंसी आधारित ही आपको देंगे। आपको अपनी मर्जी से देने हैं, पाठ के आधार पर देने हैं। एक बार किसी पेरेंट्स ने पीटीएम में मुझसे प्रश्न किया था और प्रश्न था कि सर ये बार बार आप कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न की बात करते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, क्लास में भी बताते हैं और यहाँ तक कि आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी कॉम्पिटेंसी प्रश्न रखते हैं, उसके उत्तर भी रखते हैं। मान लीजिए कि प्रश्न तो कॉम्पिटेंसी आ गया और उत्तर भी चेक करने, उत्तर भी कॉम्पिटेंसी लिखा है, बच्चे ने क्रिएटिव रचनात्मक प्रश्न के उत्तर लिखे गए हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर जो है पेपर चेक करने वाला अगर नहीं है तो फिर वो कैसे चेक करेगा? अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से चेक किया तो बच्चों के तो अंक कम आ जाएंगे। तो एक बात आप सीधी तौर पर जानिए कि ट्रेडिशनल तरीके से पेपर चेक नहीं होगा। बच्चों ने कॉम्पिटेंसी आधारित के प्रश्न के उत्तर दिए हैं तो वो ओपन एंडेड है, उसमें बच्चे अपने क्रिएटिव प्रश्न दिए हैं, अपने अनुभव के आधार पर दिए हैं, तो वह कुछ भी अपने अनुभव के आधार पर उत्तर हो सकते हैं, लेकिन पाठ के संदर्भ में होने चाहिए। उत्तर उसे, प्रश्न उसे, प्रश्नों के उत्तर उसे लिखने पर पूरे अंक मिलेंगे अगर वह एप्रोप्रिएट है तो। इसलिए इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है लेकिन एग्जामिनर ने वही ट्रेडिशनल तरीके से पेपर चेक कर दिया। नहीं, वे भी कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न चेक करेंगे। कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्नों को चेक जांचने का भी आधार बिंदु जो है वह भी क्रिएटिव होगा। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगर इसमें आपको अच्छा लगा हो प्रश्न और उत्तर तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी डाल दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से हमारा जोश बढ़ता है और हम फिर रिसर्च वर्क करते हैं और आपके लिए नए पाठ का प्रश्नोत्तर और नए पाठ को लेकर आते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा और आपको धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।